हम जिस ग्रह पर रहते हैं वो हमें जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें प्रदान करता है, जिसे हम प्यार से धरती, पृथ्वी या अर्थ कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी ये अर्थ आखिर कैसे बनी थी? अर्थ के बनने के बाद उन करोड़ों सालों में क्या क्या हुआ? कैसे धरती पर पानी आया? कैसे इतने विशाल समुद्रों को नियंत्रण में रखने वाले मून का फॉर्मेशन हुआ? कैसे पेड़ों ने समुद्रों से ज़मीन पर जीवन गुजारने के लिए अपने आप को विकसित किया? कैसे असल में लाइफ धरती पर आई? और कैसे जानवर और फिर हम इंसान इस धरती पर आए? इन सभी बातों को जानने और समझने के लिए हम आपके लिए एक नई सीरीज़ लाए हैं, आर अर्थ, जिसमें आपको हर उन प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मेरी फ्रॉम बेबी स्टार टू अ ब्लैक होल वाली वीडियो देख लें। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। हमारी यूनिक अर्थ का फॉर्मेशन भी ऐसे हुआ था जैसे और प्लैनेट्स का नॉर्मली होता है। प्लैनेट फॉर्मेशन के लिए जो सबसे प्रचलित और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है प्लैनेट सिमॉल हाइपोथेसिस, जो कि दो थ्योरीज चैम्बरलिन मोल्टन प्लैनेट सिमॉल हाइपोथेसिस और विक्टर सैफरोनोव के लो मास नेबुला मॉडल को कंबाइन करके बनाई गई है। तो आप टर्म्स में कंफ्यूज ना होकर कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि हम प्लैनेट सिमॉल हाइपोथेसिस को समझने जा रहे हैं। इन हाइपोथेसिस के मुताबिक प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कॉस्मिक डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स से होता है, जो कि एक दूसरे से लड़कर या चिपककर और बड़ी बॉडीज बनाते हैं। जिस वीडियो में मैंने आपको स्टार्स का फॉर्मेशन बताया था, उसी वीडियो में मैंने प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क की बात करी थी। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्रोटो स्टार के पास प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क होती ही है, तो जब अपना सन एक प्रोटो स्टार था तब उसके पास भी अपनी एक प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क थी, जो कि कॉस्मिक डस्ट और एस्ट्रॉइड्स से बनी हुई थी। ये कॉस्मिक डस्ट और एस्ट्रॉइड्स लगातार सन का चक्कर लगाते समय एक दूसरे से टकराकर और चिपककर और बड़ा ऑब्जेक्ट फॉर्म कर रहे थे, जिसे हम प्लैनेटिसिमल कहते हैं। ये प्लैनेटिसिमल्स 10 से 100 माइल्स तक लंबे और चौड़े हो सकते हैं। फिर इन प्लैनेटिसिमल्स ने आपस में ही टकराकर मार्स जितनी बड़ी बॉडी का फॉर्मेशन करा, जिसे हम प्रोटो प्लैनेट कहते हैं। अब तक अर्थ की कोर से लेकर ज़्यादातर क्रस्ट लिक्विड के फॉर्म में थी और इसी समय अर्थ का एटमॉस्फेयर बनना भी शुरू हुआ, जो कि ऐसा माना जाता है कि मोल्टन क्रस्ट में फंसी गैसेस से बना था। उस वक्त ऑक्सीजन तो लगभग थी ही नहीं। हमारी प्यारी अर्थ में इतनी हलचल चल ही रही थी कि थिया नाम की एक प्लैनेट साइज बॉडी ने अर्थ को टक्कर मार दी। बताओ, मतलब लोग क्या, प्लैनेट्स भी एक दूसरे को बनते नहीं देख सकते। हुई ना बात। खैर, उस टक्कर से जो टुकड़े हुए, उन टुकड़ों से बने हमारे मून भाई साहब, जिन पर ना जाने रोज कितनी शायरियां लिखी जाती हैं। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। एनीवेज, इसे हम मून फॉर्मिंग इम्पैक्ट भी कहते हैं, जो कि अर्ली अर्थ का आखिरी बड़ा कोलिजन था और अब इसके बाद अर्थ को मिला उसका फाइनल साइज। हालांकि मून के फॉर्मेशन को लेकर 3 थ्योरीज दी जाती हैं: फिशन थ्योरी, कैप्चर थ्योरी एंड को फॉर्मेशन थ्योरी। फिशन थ्योरी को हमने ऊपर से अभी समझा। अगर पॉसिबल हो सका तो अगली वीडियो मून फॉर्मेशन की ही निकालने की कोशिश करूंगा। अब हमारी अर्थ अपनी फाइनल साइज पा चुकी थी। आपको बता दूं कि अर्थ की हिस्ट्री को 4 लार्जेस्ट टाइम पीरियड्स में बांटा गया है, जिसे इयॉन कहते हैं। और ये 4 इयॉन्स हैं: हैडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक। इस वीडियो में हम हैडियन इयॉन को कवर कर रहे हैं, जो कि 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारी अर्थ की फॉर्मेशन के साथ शुरू हुआ और 4 बिलियन ईयर्स पहले खत्म हो गया, यानी जो सिर्फ 0.6 बिलियन ईयर्स ही चला। तो अब तक जितनी बातें की अर्थ की फॉर्मेशन को लेकर, वो सब हैडियन इयॉन के समय की हैं। तो हैडियन इयॉन की स्टार्टिंग में मून चचा के निकलने के बाद अर्थ पानी के नहीं बल्कि मैग्मा के समुद्रों से ढका हुआ था। वाटर तो सिर्फ वेपर के फॉर्म में ही था। इसी टाइम अर्थ को ओशंस और टेक्टोनिक प्लेट्स भी मिली और फिर लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट के साथ ही पीरियड का एंड हुआ और आर्कियन इयॉन की स्टार्टिंग हुई।
बस वीडियो खत्म? नहीं भाई, ये तो सब ऊपर ऊपर से बताया। चलिए चलते हैं पृथ्वी के अतीत में हेडियन इयॉन को समझने। हेडियन वर्ड हेडेस से बना है। हेडेस एक ग्रीक गॉड हैं जिन्हें अंडरवर्ल्ड का देवता भी कहा जाता है। तो अर्थ बनने के जस्ट बाद से हेडियन स्टार्ट होता है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। हेडियन की स्टार्टिंग में पृथ्वी कहें तो झुलझुलाती आग का गोला थी। उसकी पूरी सतह बहुत ही गर्म लावा, ढेर सारी मात्रा में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और लगातार होती दूसरी कॉस्मिक बॉडीज से टक्कर के कारण पिघली हुई या मोल्टन फॉर्म में थी। जिन मटेरियल से अर्थ बनी थी उनमें काफ़ी पानी था। कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स तो अर्थ की फॉर्मेशन के टाइम ही उसकी ग्रेविटी से बच के स्पेस में भाग गए थे। उस टाइम तो सन को भी पैदा हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो जवानी में तो सभी काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं। ठीक वैसे ही सन भी काफ़ी एनर्जेटिक था और पूरे सोलर सिस्टम को उसने यूवी रेज से भर दिया था। यूवी रेज बहुत ही हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं, तो उस वक्त यूवी रेज भी वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करे दे रही थी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। अब ये भी समझो कि उस वक्त के एटमॉस्फेयर की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि ऑक्सीडाइजिंग गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल शून्य थी और रिड्यूसिंग गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड तो भरी पड़ी थी। तो जो भी फ्री ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिट होने के कारण बनता, वो तुरंत इन रिड्यूसिंग गैसेस को ऑक्सीडाइज कर जाता, जिसके कारण ऑक्सीडाइजिंग गैसेस की मात्रा शून्य ही रह जाती। और दूसरा एलिमेंट जो वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग से बना यानी हाइड्रोजन, वो हीलियम के साथ तुरंत ही अर्थ के एटमॉस्फेयर को एस्केप कर जाता। अरे भाई, हाइड्रोजन होता क्या है? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अब इतनी हल्की गैस और वो भी इतने कम अमाउंट में कहाँ ग्रेविटी के चक्कर में फंसी रहेगी? एनीवेज, बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके कारण हाइड्रोजन और हीलियम अर्थ के एटमॉस्फेयर से एस्केप करी होगी। अब ये सब झोल चल ही रहा था कि मून फॉर्मिंग इम्पैक्ट हो गया, जिसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। इस इम्पैक्ट से अर्थ की सतह जो लगभग सॉलिडिफाई हो चुकी थी, उसका फिर कल्याण हो गया। एक से दो बड़े रीजन्स उस इम्पैक्ट के कारण पिघल गए और ठीक ठाक अर्थ का मटेरियल वेपराइज भी हो गया। खैर, 2000 सालों के अंदर वो वापस से कंडेंस हो गया। इनिशियल मैग्मा यानी जो अर्थ की फॉर्मेशन के टाइम था, उसे 5 मिलियन ईयर्स लगे सॉलिडिफाई होने में। इन सब सॉलिडिफिकेशन के प्रोसेस में ढेर सारी CO2 प्रोड्यूस हुई और इससे जन्म हुआ एक CO2 रिच एटमॉस्फेयर का, जिसमें हाइड्रोजन और वाटर वेपर था, बट बहुत ही कम। इस इनिशियल एटमॉस्फेयर का सरफेस टेम्परेचर लगभग 250 डिग्री सेल्सियस रहा होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 27 एटीएम से भी ज़्यादा होगा। अर्थ को हेडियन इयॉन में ही उसका एटमॉस्फेयर मिल चुका था। ओशंस की बात करें तो लिक्विड वाटर बहुत ही जल्द वजूद में आया। हाँ, टेम्परेचर बहुत था उस वक्त सरफेस का, बट स्टिल 27 एटीएम से ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वाटर हाई टेम्परेचर्स पर भी लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। अर्थ के मैंटल से निकलने वाली गैसेस ही उस वक्त पानी की सबसे बड़ी सोर्स थी। हेडियन पीरियड में सबसे बड़ी समस्या थी एस्टेरॉयड इम्पैक्ट, जो कि उस वक्त बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे। 100 किलोमीटर के एस्ट्रॉइड्स के इम्पैक्ट ना जाने उस वक्त कितने हुए और हर एक इम्पैक्ट 100 मीटर तक के पानी को बॉयल कर देता था, जिससे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। लिक्विड वाटर CO2 को एब्जॉर्ब तो कर रहा था, बट इतना नहीं कि एटमॉस्फेयर में CO2 की कुछ सिग्निफिकेंट गिरावट आ सके। अर्ली हेडियन में ओशन लेवल बहुत ही कम था, बट मिड हेडियन और लेट हेडियन तक ये ओशंस धीरे धीरे डीप होते गए। अब अर्थ को ओशनिक क्रस्ट तो हेडियन में मिल ही गई थी, बट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लेट हेडियन या अर्ली आर्कियन में ही बनी। हालांकि ऐसा माना जाता है अर्ली CO2 रिच एटमॉस्फेयर में से CO2 का रिमूवल
ठीक ठाक हो गया था और ये तभी पॉसिबल है अगर सबडक्शन प्रोसेस उस टाइम हुआ हो। अब सबडक्शन में क्या होता है कि कन्वर्जेंट बाउंड्रीज यानी जहाँ पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं वहाँ पर हैवियर प्लेट का कुछ पार्ट मैंटल में डूब जाता है। इसे ही हम सबडक्शन कहते हैं। तो उस वक्त टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण हुए सबडक्शन ने अर्ली ओशियन से CO3 यानी कार्बोनेट को हटाया होगा, जिससे इनडायरेक्टली CO2 रिच एटमॉस्फेयर से CO2 कम हुआ होगा। इसका मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स हेडियन इयॉन में ही फॉर्म हो गई होंगी। लेट हेडियन में हमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दिखती हैं जो कि हाई ओशन लेवल के कारण पानी में छुपी थी। हेडियन बर्स्ट खत्म होने को ही था कि लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट से उसका ताल्लुक हो ही गया। ये एक हाइपोथेसिस है कि 4.1 से 3.8 बिलियन ईयर्स पहले ढेर सारे एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स रॉकी प्लैनेट्स जैसे कि अर्थ, मार्स, वीनस और मरकरी और उनकी सैटेलाइट से टकराए थे। इसे लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट भी कहा जाता है। तो हमने आज अर्थ की फॉर्मेशन को समझा। मुझे लगता है कि मैं हर एक बात, हर एक जानकारी आप तक पहुंचा पाया जितनी भी मुझे आती थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत।